नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। प्लाज्मा थेरेपी को चिकित्सकीय प्रबंध दिशा निर्देशों से हटा दिया गया है और इस संबंध में आईसीएमआर ने जानकारी दी है कि प्लाज्मा थेरेपी बीमारी की गंभीरता या मौत की संभावना को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले शनिवार को सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 संबंधी आईसीएमआर की राष्ट्रीय कार्यबल की बैठक में सभी सदस्य इस पक्ष में थे कि कोविड-19 के वयस्क मरीजों के उपचार प्रबंधन संबंधी चिकित्सीय दिशा निर्देशों से प्लाज्मा पद्धति के इस्तेमाल को हटा दिया जाए, क्योंकि ये प्रभावी नहीं है और कई मामलों में इसका अनुचित रूप से इस्तेमाल किया गया है। तो प्लाज्मा पद्धति को दिशा निर्देशों से हटाने का फैसला ऐसे समय में हुआ है जब कुछ डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन को पत्र लिखकर देश में कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा पद्धति के अतार्किक और गैर वैज्ञानिक उपयोग को लेकर आग्रह किया है। पत्र आईसीएमआर प्रमुख बलराम राघव को दिया गया है और आपको ये भी बता दें कि ये डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को भी भेज दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर्स का क्या कहना है, उनकी क्या राय है, कोरोना को लेकर, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर, वो आपको सुनवा देते हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि केसेस अब कम हो रहे हैं। कोरोना के केसेस जो 4 लाख के ऊपर हो गए थे वो अब 2,50,000 से भी नीचे जा रहे हैं। तो उम्मीद रखते हैं कि 1-2 सप्ताह में ऐसे ही ये डिक्लाइन होता रहेगा और नंबर्स कम हो जाएंगे। लेकिन साथ में ये भी बात बताने की ज़रूरत है कि जो मोर्टेलिटी है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी मृत्यु हुई है। तो कुछ कारण इसके, एक तो ये कारण है कि पहले जो सिस्टम कोलैप्स हो गया था, जो इमीडिएट में पेशेंट्स के नंबर काफ़ी बढ़ गए थे, तो उस हिसाब से हमारे जो सुविधाएं हैं वो हम मुहैया नहीं करा पाए। लोगों को जो जानकारी चाहिए थी अपने को सही करने के लिए, अपने को ट्रीटमेंट करने के लिए, वो हम नहीं दे पाए। जो उन्हें दवाइयों और भी चीज़ों की ज़रूरत थी वो हम नहीं कर पाए। तो ऐसे में ये सरकार का कर्तव्य है कि अपने रिसोर्सेज और बढ़ाएं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाएं और लोगों तक पहुंचकर उनकी जो दिक्कतें हैं उसको दूर करें। सरकार ये कर भी रही है और उसी का एक नतीजा है कि जो नंबर्स घट रहे हैं। लेकिन मोर्टेलिटी आज भी एक कंसर्न है। उस कंसर्न को दूर करने के लिए जो 2-3 बातें हैं, एक तो जो टेलीमेडिसिन है, टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन जो है, इस पर सरकार ध्यान दे। अधिक से अधिक लोगों को घर बैठे ही आइसोलेशन पे उन्हें टेलीमेडिसिन की सुविधाएं मिल सकें। दवाइयों की जो दिक्कतें हैं, कुछ केमिस्ट शॉप पे दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, हॉस्पिटल्स में कुछ दवाइयों की कमी चल रही है, वो दवाइयाँ पूरी की जाए। साथ ही जो नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाए जाए, जैसे जितने नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ेंगे उतने लोगों को ये पता चलेगा कि हाँ वो पॉजिटिव है और वो दूसरों तक ये बीमारी फैला नहीं पाएंगे और उनके घर परिवार भी सुरक्षित रहेगा। तो ऐसे में टेस्ट के नंबर बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ में ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो एक बार पेशेंट्स बीमार हो गया उसे पूरी तरीके से ट्रीटमेंट मिल गई है कि नहीं है, उसे कंप्लीट बेड रेस्ट और सारी सुविधाएं मिल पाई हैं कि नहीं। That is a drug, they are telling it now, it is anti-COVID, probably the first anti-COVID drug. We'll come to know after some time when the peer review, it is published in a peer reviewed journal, those the phase 3 trial data. Whatever the company's view is that in the phase 3 trial they have seen that there is a decrease in the requirement for supplemental oxygen, and that is a significant difference versus when you give this drug and when you are not giving this drug. In the phase 2 trial, they found that this drug reduces, enhances recovery by 2.5 days. So these are the two beneficial effects that has been mentioned by this in these two phase 2 and phase 3 trial, but they are not yet published. The thing is that this is a very simple molecule and it simply is a glucose analog, and once it enters the body, the virus takes it up and the multiplication of the virus is inhibited. So virus cannot grow once it takes up this molecule, because virus requires glucose to multiply. So this is sort of a pseudo glucose. So virus once takes it, so it cannot multiply. So that is what the basic mechanism of this drug. Only this drug has never been tried in any other condition. This was basically a molecule developed for cancer therapy, but not yet in human use. So we do not know the side effects of this drug, and whether this drug reduces mortality. So that is the main part of it. The main crux in any drug is that it should reduce mortality. We are not sure. There is no data on that one.
Once the data get published and peer reviewed, and then only we can be sure about the molecule. But I think there should not be any problem by using this drug. I think if there is a recovery, particularly requirement of supplemental oxygen is reduced, if that is really going to help, because we know that presently we are facing the crisis because of the dramatic decrease in oxygen saturation in a human body, and the way it takes so many days, even 2 weeks for the patient. और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस समय ईशांत त्यागी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। ईशांत त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल मेरा इसलिए ये होगा क्योंकि अब ये हुआ है, प्लाज्मा थेरेपी को कोविड-19 मरीजों का जो इलाज होता था उससे हटा दिया गया है। अब प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल उसमें नहीं किया जाएगा, कैसे आप इसको देखते हैं? काजल जी, देखिए, हमको अब जो पूरा पैंडेमिक चल रहा है, जिस तरह से वेव 1 आई, जिस तरह से वेव 2 आई, अभी वेव 2 चल रही है और वेव 3 आएगी अभी, तो उसमें हमें पूरा जो ध्यान है वो साइंस पे देना पड़ेगा, बनिस्बत इसके कि हम किसी उल्टी तरह की चीजें करें कि हम गोमूत्र को बताएं या फिर अपने अलग अलग तरीके बताएं। हमको साइंस पे विश्वास करना पड़ेगा, हमें साइंटिस्ट की रिसर्च पे विश्वास करना पड़ेगा और उनकी रिसर्च को ही मानना पड़ेगा। तो देखिए काजल जी, हुआ यह है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है उस पर रिसर्च हुई और अब से नहीं, काफी टाइम से ये बात चल रही है कि प्लाज्मा थेरेपी कोई एक कारगर सोल्यूशन नहीं है कोविड में लोगों को बचाने का। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर उसको हटा दिया गया है गाइडलाइन से, और ऐसे ही रेमडेसिविर को भी हटा दिया गया है, क्योंकि रेमडेसिविर, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरा जितना मानना है, हालांकि मैं मेडिकल प्रोफेशन से तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं फॉलो कर रहा हूँ डॉक्टर्स को, मेरा ये मानना है कि रेमडेसिविर इलाज में जब शुरू में ही अगर दे दी जाए तो कारगर है। अगर आप बाद में देंगे, जिस तरह से भारत में दी जा रही थी, तो कारगर नहीं साबित हो रही थी। आप बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाके देंगे तो रेमडेसिविर का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो जिस तरह की वो कालाबाजारी उससे प्रमोट हो रही थी, अच्छा किया कि रेमडेसिविर को गाइडलाइन से हटा दिया। इसी तरह से प्लाज्मा में भी यही हो रहा था कि डॉक्टर्स परिजनों को बोल दे रहे थे कि आप जाके जाइए प्लाज्मा ढूंढिए, जल्दी से प्लाज्मा ढूंढिए, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी भी कारगर सोल्यूशन नहीं था। और हमको देखिए, अब जो विकसित देश हैं उनसे हमको सीखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और उसी राह पे हमको चलना चाहिए, क्योंकि देखिए उन्होंने पैंडेमिक को कंट्रोल कर लिया है और हमें अब कंट्रोल करना है। हाँ, इसी को लेकर एक मेरा और सवाल आपसे होगा, उन्होंने पैंडेमिक को कंट्रोल कर लिया लेकिन हमारे देश में कंट्रोल नहीं हो पा रही, सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? ये कंट्रोल नहीं हो पा रही है, हमारे पास उतने इक्विपमेंट नहीं है, या फिर देश में राजनीति ज्यादा हो रही है, या फिर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, राज्य और केंद्र सरकारें आपस में लड़ती जा रही है, क्या लग रहा है आपको? काजल जी, मेरा मानना ये है कि इस टाइम राजनेताओं में, चाहे वो आप बोल लीजिए कि केंद्र सरकार के जो नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो या उनके अन्य मंत्री हो या उनके अन्य जो मुख्यमंत्री हो या किसी भी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इस टाइम सबसे ज्यादा कमी अगर है तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो सरकार से बड़ा कोई नहीं है और सरकार से ज्यादा रिसोर्सेज किसी के पास नहीं है। सरकार चाहे तो रिसोर्सेज कहीं पे भी प्रोवाइड कर सकती है, सरकार चाहे तो किसी की भी जान ले सकती है। तो इस बार हमने देखा जिस तरह से सरकार का, देखिए मेरी सिर्फ 2 इसमें बातें हैं कि क्या इसका रीजन रहा। ये रीजन रहा कि सरकार बिजी रही चुनाव करवाने में, सरकार बिजी रही रैलियां करवाने में, सरकार बिजी रही कुंभ मेला करवाने में, सरकार बिजी रही अन्य जो धार्मिक फंक्शन है वो करवाने में, और सरकार ने पैंडेमिक पे ध्यान नहीं दिया और इसलिए वायरस बढ़ा और इसी लोगों की ज्यादा जान गई। तो अब सरकार को आगे आने वाले टाइम में ये करना चाहिए कि जो विकसित देश है जिन्होंने कंट्रोल कर लिया है उनसे सीखना चाहिए। उसके बाद जितनी भी हमारे रिसोर्सेज है, चाहे वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो, चाहे वो आईसीयूज हो, वेंटिलेटर्स हो, उनकी जो पूरी सप्लाई है वो स्टेट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। ये केंद्र सरकार का काम है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव पे अपनी ध्यान देना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार इस ड्राइव पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, थोड़ा बहुत ही दे रही है क्योंकि उसने राज्य सरकारों पे जिम्मेदारी डाल दी है इस पे ध्यान देने की। ये लेकिन केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और तब जाके अपना वैक्सीन प्रोक्योरमेंट करनी चाहिए और जाके अलग अलग राज्यों को देनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि सही से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है कि नहीं चल रही है। क्योंकि देश में, हमारे देश में इस समय कंफ्यूजन भी है लोगों को, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी जिनको पता ही नहीं कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कब होता है, कैसे होता है। तो ज़्यादातर जो रिसर्च में सामने आता है वो ये है कि ज़्यादा गंभीर बीमारी हो तब किया जाता है या फिर मौत की संभावनाओं को कम करने के लिए किया जाता है। आपका नजरिया क्या कहता है इसको लेकर?
नहीं देखिए, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, लैंसेट की रिपोर्ट है, लैंसेट बहुत बड़ा मेडिकल जर्नल है पूरे विश्व का, उसमें यही लिखा है कि देखिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज्यादा कारगर नहीं है, बहुत ज्यादा जान बचाने में काम भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए उसको इसी वजह से हटाया गया है। देखिए काजल जी, मैं आपको बताता हूँ, हम यहाँ पर अभी हमारी भी एक छोटी सी टीम है, हम कोशिश कर रहे हैं जितने लोगों की मदद कर पाए। इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं जो प्लाज्मा थेरेपी के लिए 20-20 हजार 25-25 हजार रुपए ले रहे हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जी। तो ये कुछ नहीं सिर्फ कालाबाजारी है, पैसा कमाने के अवसर लोगों ने ढूंढ लिए हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, आपदा में आप अवसर ढूंढिए, तो लोगों ने बात सीरियसली ली उनकी और आपदा में अवसर ढूंढने लगे हैं लोग। तो इस तरह की चीजों को हमको रोकने के लिए यही करना पड़ेगा कि देखिए, अब आप जब वेव 3 आएगी तो आप देशों से सीखिए, तो अन्य देशों से आप अपने जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो ग्रामीण लेवल पर डॉक्टर्स हो, चाहे वो बड़े डॉक्टर्स हो, एम्स के हो, चाहे छोटे से छोटे अस्पताल के डॉक्टर्स हो, आप सबको ट्रेनिंग देना शुरू करिए कि किस तरह की चीजें हमें करनी चाहिए, किस तरह के हमें स्टेप्स लेने चाहिए। अगर पेशेंट आता है और इतना सीवियर है तो क्या स्टेप लेना चाहिए, अगर पेशेंट 10 दिन बाद आता है तो क्या सीवियर, क्योंकि वो ज्यादा सीवियर पेशेंट होगा तो उसके लिए क्या दवाइयां देनी पड़ेंगी। तो डॉक्टरों को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये पैंडेमिक है, पहली बार हुई है, सबके लिए नहीं है, सभी देश सीख रहे हैं, सभी डॉक्टर सीख रहे हैं, सभी सरकारें सीख रही हैं, लेकिन सरकार को एक कदम आगे रहना पड़ेगा, तभी वो वायरस को मात दे पाएंगे और तभी हम देश के लोगों की जान बचा पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ समय डॉक्टर अशोक सरवाल जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अशोक सरवाल, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। डॉक्टर अशोक, अब कोविड का जो इलाज है प्लाज्मा थेरेपी को वहां से हटा दिया गया है, प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसका क्या फायदा होता था, क्या नुकसान हो सकता है, या फिर सामान्य सब कुछ रहेगा? देखो, आईसीएमआर ने पिछले अप्रैल से जुलाई तक 464 हॉस्पिटलाइज पेशेंट के ऊपर एक ट्रायल की थी, जिसमें कि हम कन्वालेसेंट प्लाज्मा निकाल के जो पेशेंट्स को होता था उनके ब्लड से एंटीबॉडीज निकाल के पेशेंट्स को लगाते थे। उसमें से उन्होंने 235 पेशेंट्स जो थे बेस्ट अपना एक इंटरवेंशनल आर्म रखे और 220 जिनको बेस्ट स्टैंडर्ड केयर दी गई और 229 पेशेंट्स जिनको कि स्टैंडर्ड केयर कंट्रोल आर्म को कहा। तो उसमें उन्होंने ये देखा कि जिनको प्लाज्मा थेरेपी दी गई है उसमें कोई अच्छे रिजल्ट नहीं थे एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। तो इसलिए ये देखा गया भी जो प्लाज्मा थेरेपी है वो मतलब कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है कोविड पेशेंट के लिए। अब ये फैसला लिया गया, क्या इस फैसले को पहले लिया जा सकता था? क्योंकि अगर बिल्कुल फायदा नहीं है तो पहले भी क्या लिया जा सकता था इस फैसले को? नहीं देखो काजल, ये तो ट्रायल्स के बाद ही पता लगता है कि इसका कोई फायदा था या नहीं है। पहले पिछले आवाज इस समय नहीं आ पा रही है। ईशान जी, आपसे मेरा अगला सवाल होगा और सवाल ये होगा, हमारे देश में इस समय देखने को मिल रहा है कि संक्रमितों का ग्राफ भले ही गिर रहा हो, थोड़ा कम हो रहा हो, लेकिन मौत के जो आंकड़े हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे, चाहे वो कहीं की भी बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की बात हो। भले ही संक्रमित कम हो रहे, मौत के आंकड़े बिल्कुल वैसे ही वैसे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या प्रभावी है? काजल जी, मैं आपके पहले एक आंसर दे दूं कि आपने बोला कि पहले नहीं हटाया जा सकता था वो आईसीएमआर के द्वारा। देखिए, रिपोर्ट अभी आई है, अगर मेडिकल जो रिसर्च हुई उसकी रिपोर्ट अभी आई है तो ठीक है, अभी हटाया पहले हटाया बात एक ही है, उसको हटाना ही था, ये तो बहुत दिनों से चल ही रहा था। ठीक है। तो दूसरी चीज इसमें ये है कि आपने बोला मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। अगर आप देखें काजल जी, जो मौत के आंकड़े हैं या फिर जो संक्रमित लोगों के आंकड़े हैं, वो चाहे जितने भी नॉर्थ इंडिया के प्रदेश है, चाहे यूपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, वहां पे छुपाए जा रहे हैं। अगर आप देखें, अगर आप इनको ज्यादा बोल रही हैं तो इससे आप लगा लीजिए 5 गुना ज्यादा केस आ रहे हैं आजकल उत्तर प्रदेश और बिहार में जी। तो इस तरह की चीजें सरकारें कर रही हैं, केस छुपाने के जो जितनी भी सारी कोशिश कर रही है और मौत छुपाने की कोशिश कर रही है। हमने देखा किस तरह से 2000 से ज्यादा लाशें गंगा और यमुना में बह रही थी। तो ये सब चीजें सरकारों को देखनी चाहिए इस टाइम, और आने वाले टाइम में यही चीजें आपके लिए काम आएंगी कि आप किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आपको इस तरह की चीजें नहीं करनी, किस तरह से आप डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं, किस तरह से आप अपने रिसोर्सेज मोबिलाइज करते हैं, तभी हम जो वेव 3 होगी, क्योंकि देखिए वेव 3 तो आएगी, ये सब लोग मान चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बोल चुके हैं कि वेव 3 आएगी ही आएगी।
लेकिन वेव 3 में हम इसी तरह से डील कर पाएंगे अगर हम लोगों को सचेत करेंगे और डॉक्टरों को अपने ट्रेन करेंगे और अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इस टाइम कोरोना ग्रामीण क्षेत्रों में घुस गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल भी स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं होती हैं और बिल्कुल भी स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। तो सरकारों को अब ग्रामीण क्षेत्रों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखिए वहां के भोले लोग होते हैं, बेचारे कम पढ़े होते हैं, और सरकारों को अब उन पे फोकस करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कैसे बचाएंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश के हो या किसी भी अन्य प्रदेश के हो। ठीक है, डॉक्टर सरवाल इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सरवाल, इस समय लाशों के ढेर वाली बातें अभी ईशान जी भी कर रहे थे, हम उत्तर प्रदेश की नदियों में देख रहे, चाहे वो बिहार की बात हो या फिर मध्य प्रदेश की बात हो, बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं इस समय। नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये कोरोना काफी कहर बरपा रहा है आम पब्लिक के ऊपर। तो अभी लॉकडाउन के वजह से कुछ सिचुएशन ठीक होती जा रही है और आशा करते हैं कि आगे भी ठीक होएगी। जो आपने पूछा था भी ये प्लाज्मा थेरेपी पहले बंद हो जानी चाहिए थी, तो ये देखो ट्रायल्स के बाद ही पता लगता है भी इसका कोई फायदा है या नहीं। अभी भी कोई ऐसा बैन नहीं है, पर ये अभी उन्होंने ये ट्रीटिंग फिजिशियंस या ट्रीटिंग हॉस्पिटल के ऊपर छोड़ा है भी, अगर वो इसको यूज करना चाहते हैं या नहीं चाहते। पर उन्होंने अपनी स्टडी के मुताबिक ये बताया भी इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं है, तो इसको मृत्यु कम करने में कोई ज्यादा सहायता नहीं मिली है। सवाल प्लाज्मा थेरेपी को लेकर ही एक और सवाल होगा, इसका कब इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है? सिर्फ कोविड की बात नहीं है, अगर अन्य मरीजों की बात की जाए तो कितना फायदा इसका कैसे मिलता है? देखो ऐसे है, ये एक जो कोविड, किसी पेशेंट को कोविड हो गया तो उसके अंदर उसका इम्यून सिस्टम काम करके उसको एंटीबॉडीज बनाता है, तो जो कि कोविड को फाइट करने के लिए हेल्प करती हैं। तो ऐसे में कोविड पेशेंट से ये प्लाज्मा उन एंटीबॉडीज को जो कोविड पेशेंट है उसको ट्रीट करने के लिए ली जाती हैं। और पहले कुछ लोगों में उन्होंने यूज करी तो उसमें कुछ उनको फायदा भी मिला था, हालांकि पहली वेव में प्लाज्मा थेरेपी का कुछ फायदा मिला था लोगों को। पर अब उन्होंने एक स्टडी निकाली है तकरीबन 470 पेशेंट के ऊपर, जिसमें उन्होंने देखा भी इसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको अब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हटा दिया है। हाँ, अगर कोई यूज करना है उसको ऑल टुगेदर बैन नहीं किया है। ईशान जी, अभी आप बात कर रहे थे कि लाशों के ढेर इस समय देखने को मिल रहे हैं, तो इतना तो साफ हो गया, इतना तो लग रहा है कि सरकारें बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हैं, क्योंकि हम ट्वीट भी बार बार देखते हैं विपक्षी दलों की तरफ से सामने आते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो। विपक्ष ट्वीट करता है कि क्यों लाशों के ढेर बह रहे हैं, क्यों सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्यों लोगों को मरने के बाद इतने बुरे हालातों में भेज दिया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई चिंतन देखने को इस समय नहीं मिल रहा है। फेलियर इसी को कहा जाता है। काजल जी, देखिए ये समय ऐसा है कि जिसमें सरकार को विपक्ष के साथ और विपक्ष को सरकार के साथ, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, मिलके काम करना चाहिए और हम लोगों को भी साथ लेके काम करना चाहिए, जितने भी आम जनमानस है, तभी हम इस पैंडेमिक पे या फिर इस वायरस पे विजय पा पाएंगे। और हमें देखिए एक चीज पहले तो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हमें इस वायरस के साथ ही जीना पड़ेगा और अपने जो जीने के तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उनको बदलना पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि सरकार जो है, सरकार ये नहीं चाहती बिल्कुल भी कि विपक्ष को लाइमलाइट मिले, विपक्ष को न्यूज चैनल्स दिखाएं। तो इस तरह की चीजें करके सरकार क्या कर रही है कि विपक्ष को परेशान कर रही है। वो यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनके पास पुलिस भिजवाती है, वो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके पास पुलिस भिजवाती है, वो उत्तर प्रदेश में आप देखें तो ट्वीट जो कर रहे हैं लोग कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है या फिर किसी भी चीज की कमी हो रही है, तो उन लोगों को वो जेल भिजवाने का काम कर रही है। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसकी प्रायोरिटी लोग है या फिर मीडिया मैनेजमेंट है। अगर मीडिया मैनेजमेंट है, न्यूज मैनेजमेंट ही उसकी प्रायोरिटी है, तो वो बिल्कुल ठीक कर रही है इस टाइम जो वो कर रही है कि लोगों की मदद ना करके लोगों को मरने के लिए छोड़ दे रही है और मीडिया मैनेजमेंट कर रही है। अगर उनकी प्रायोरिटी है कि लोगों की सेवा करनी है, तो लोगों की सेवा तो काजल जी साथ मिलके ही हो पाएगी। जो मदद कर रहा है कम से कम उसको तो परेशान मत करिए। अगर आप मदद करने में सक्षम नहीं है, आप मदद नहीं कर पा रहे, अगर कोई अन्य व्यक्ति ऑक्सीजन पहुंचा दे रहा है किसी को और जान बचा रहा है, तो कम से कम उसको तो मदद करने दीजिए। तो ये सब चीजें सामने आनी चाहिए, लोगों को समझनी चाहिए कि सरकारें किस तरह से काम कर रही हैं और लोगों को यही मुद्दों पे आगे जाके जो भी चुनाव होंगे वोट करना चाहिए।
बिल्कुल डॉक्टर सरवाल, अस्पतालों की स्थिति को आपसे जानेंगे क्योंकि हमने अस्पतालों की स्थिति बहुत करीब से देखी है। तस्वीरें लगातार डराने वाली, रुलाने वाली, हैरान कर देने वाली और परेशान कर देने वाली थी जिस तरीके की सामने आती थी। ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत लगातार हो रही थी। अभी के हालात क्या हैं? अस्पतालों में कैसे मैनेजमेंट किया जाता है? ऑक्सीजन क्या पूरी मात्रा में मिल पा रही है? क्योंकि बहुत बुरे हालात देखे हैं लोगों ने। दिल्ली की बात कर लें या फिर अन्य राज्यों की बात करें, लंबी लंबी कतारें अस्पतालों के बाहर देखी हैं। अभी के क्या हालात हैं अस्पतालों के? नहीं, आगे से तो देखो ऑक्सीजन की पोजीशन काफी इम्प्रूव करी है। 15-20 दिन पहले तो हमने ये देखा भी पेशेंट बिना ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफी लोगों की डेथ, पेशेंट की डेथ हुई। तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और अब अकेले हॉस्पिटल बनाने से या किसी बेड बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको इसके लिए मैन पावर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, नर्सेज चाहिए और ये सारी चीजें सुविधाएं चाहिए जैसे कि ऑक्सीजन और बाकी सारी मेडिसिन चाहिए। तो इसके लिए सरकार को काफी काम करना चाहिए। हेल्थ सेक्टर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। उसके लिए उनको अपना हेल्थ बजट में इसको इंक्रीज करना चाहिए। सरकारों की प्रायोरिटी देखो, अगर किसी आदमी की जान है तो जहान है और बाकी सब चीजें बाद में आनी चाहिए। और आगे ये ध्यान देना चाहिए कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर ज्यादा एलोकेशन होनी चाहिए और हॉस्पिटल बना के उनके ऊपर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, उनके सुविधाएं होनी चाहिए ताकि पेशेंट को, आम जनता को फायदा हो सके। ईशान जी, दिल्ली में इस समय जो चल रहा है, दिल्ली में इस समय ये चल रहा है कि वहां पर भी घपला बहुत ज्यादा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि हम डेली देखते हैं। अब से एक सप्ताह पहले देखा था, सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था कि हमारे पास कोवैक्सीन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, कोविशील्ड बची है, वो भी सिर्फ 2 या 3 दिन की। उसके 2 दिन बाद उनके कुछ और विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी कहते हैं हमारे पास सिर्फ 2 दिन की वैक्सीन बची है। उसके 2 दिन बाद फिर से आम आदमी पार्टी के कोई प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, हमारे पास सिर्फ 1-2 दिन की वैक्सीन बची है। इस तरीके से लगभग हफ्ता 10 दिन गुजर चुका है लेकिन वो वैक्सीन खत्म नहीं हो पा रही है जो 1-2 दिन की बची हुई थी। तो लग ऐसा रहा है घपला दिल्ली में भी है वैक्सीन को लेकर। काजल जी, मुझे नहीं पता आपने कोशिश करी कि नहीं करी कोविन ऐप पर दिल्ली में स्लॉट बुक करने की, लेकिन मैंने कल ही कोशिश करी। मेरा सेकंड जो शॉट है वो ड्यू है थोड़ा टाइम बाद। तो मैं ऐसे देख रहा था कोविन ऐप पे कि वैक्सीन है कि नहीं है। देखिए, 18+ वालों के लिए, 18 से जो 45 वर्ष के लोग हैं, जो स्लॉट है उसके लिए वैक्सीन नहीं है बिल्कुल भी। कल मैंने कोशिश करी बुक करने की तो 9 स्लॉट्स अवेलेबल आ रहा था पूरे दिल्ली में। चाहे कोई सा भी आप ईस्ट दिल्ली उठा लीजिए, वेस्ट दिल्ली उठा लीजिए, नॉर्थ वेस्ट उठा लीजिए, साउथ दिल्ली उठा लीजिए, कहीं पे भी उठा लीजिए, तो 9 स्लॉट्स अवेलेबल आ रहा था। हो सकता है 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन अवेलेबल हो और उन्हीं के लिए जो ड्राइव है वो चल रही हो, लेकिन इसमें गलती किसकी है हमको ये देखना पड़ेगा। एक कदम पीछे लेते हैं और देखते हैं गलती किसकी है। केंद्र सरकार ने बोला राज्य सरकारों को कि आप जाइए, आप ग्लोबल टेंडर रेस करिए, आप जाके जगह जगह जाके सारी सरकारी भीख मांगेंगे कि आप हमें वैक्सीन दीजिए, फिर आपस में ही लड़ाई करेंगी कि मैं इतने दाम में ले सकता हूँ, मैं इतने दाम में ले सकता हूँ। तो जो ज्यादा दाम में ले पाएगा, सबसे पहले लाजमी सी बात है कि मैन्युफैक्चरर उसको पहले वैक्सीन देगा। तो केंद्र सरकार को ये करना चाहिए था। मेरा सुझाव अभी भी देखिए, क्योंकि हम को सुझाव देने चाहिए, हमको आलोचना तो हम कर ही सकते, सुझाव मैं देता हूँ केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार एक ग्लोबल टेंडर निकाले, केंद्र सरकार भारत की तरफ से जाके वैक्सीन मांगे और जाके जो फिर उसके बाद जब वैक्सीन मिलती है तो उसको स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करे कि कितनी स्टेट्स की जनसंख्या है, कितने उसमें लोग हैं, पूरा देखे, प्लानिंग करे स्टेट से कि कितने आप बताइए कितनी वैक्सीन चाहिए। उसके बाद इस तरह की कमेटी बनाए कि जो वितरण करे केंद्र सरकार के बिहाफ पे सारी स्टेट्स को। तो मतलब इसका ये मतलब हो गया कि केंद्र सरकार इस टाइम जो प्रधानमंत्री मोदी जी क्या चाहते हैं कि वैक्सीन तो राज्य लेकर आए और फोटो उनकी छप जाए कोविन पर, या जो कोविन का सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस तरह के दोहरे मापदंड प्रधानमंत्री जी को छोड़ देने चाहिए और देश की सेवा की तरफ काम करना चाहिए और देश को ऊपर ले जाने की तरफ काम करना चाहिए। देश को नीचे ले जा रहे हैं प्रधानमंत्री इस टाइम, क्योंकि देश की गरिमा घटती है जब सारे राज्य जाके इधर उधर जाके भीख मांगते हैं, तो देश की गरिमा भी घटती है इससे। इसी को लेकर ईशान जी एक और सवाल मेरा आपसे होगा, ग्लोबल टेंडर को लेकर राज्य सरकारों ने अभी निकाला है, अगर यही टेंडर केंद्र सरकार की तरफ से निकाला जाता सारे राज्यों को अपने अंडर लेते हुए, कितना फायदा देश को हो सकता था? देखिए काजल जी, मैंने जैसे आपको बताया, मान लीजिए अगर सारे प्रदेश जाएंगे और सारे प्रदेश ग्लोबल टेंडर रेस करेंगे, तो आप मान लीजिए कि अगर जैसे जिस राज्य की क्षमता ज्यादा पैसे देने की है वो पहले वैक्सीन ले लेगा, चाहे वो केरला हो, चाहे महाराष्ट्र बने या फिर चाहे उत्तर प्रदेश बने, आपस में ही राज्य लड़ेंगे। आप मान लीजिए अगर मान लीजिए 5 मैन्युफैक्चरर हैं टोटल, 5 मैन्युफैक्चरर पे हमारे 20 से ज्यादा राज्य जा रहे हैं, तो वो आपस में ही तो लड़ेंगे।
तो इस तरह से देश की गरिमा घटती है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। अगर यही काम केंद्र सरकार करती है तो केंद्र सरकार के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, केंद्र सरकार ज्यादा प्रेशर डाल पाती है, क्योंकि केंद्र सरकार में जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री के अच्छे रिलेशंस होते हैं बाहर के देशों से। उन्होंने देखा आपने कि किस तरह से 6 करोड़ से 6.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन उन्होंने बाहर पहुंचा दी हमारे देश की। तो वो वैक्सीन मांग भी तो सकते थे, तो अगर वो वैक्सीन मांग सकते थे, उसके बाद वो प्रोक्योरमेंट करते, वो पूरा केंद्र सरकार प्रोक्योरमेंट करती, उसके बाद राज्य सरकारों को वितरण करती और राज्य सरकारें फिर लोगों को वैक्सीन लगाती। क्योंकि हमने देखा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने दिल्ली में वैक्सीन लगवाई, दिल्ली में बहुत अच्छे तरीके से वैक्सीन लग रही थी। तो इस तरह की व्यवस्था राज्य सरकारें मेंटेन करें, लेकिन कम से कम वैक्सीन पहुंचाने का काम केंद्र सरकार करे। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये इस तरह की पहली बार देखा गया है कि राज्य सरकारें जाके ग्लोबल टेंडर रेस कर रही है। पूरे विश्व में किसी देश ने नहीं किया, सिर्फ भारत की सरकार ने अपने राज्यों को बोला है कि आप जाके भीख मांगिए, आप आपस में लड़िए और आप वैक्सीन देख लीजिए। क्योंकि इसका देखिए साफ साफ मतलब ये है कि केंद्र सरकार जो पूरी पैंडेमिक सिचुएशन है, पूरे पैंडेमिक सिचुएशन में फेल हो गई, इसलिए वो राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ना चाहती है कि आप अगर वैक्सीन नहीं मिलेगी तो राज्य सरकारों की गलती है। बिल्कुल। डॉक्टर सरवाल, क्या संदेश देश को देना चाहेंगे, क्योंकि संदेश इसलिए जरूरी है, देश ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है जो कि कभी किसी ने नहीं सोचा था, और ये परिस्थितियां और बिगड़ सकती हैं क्योंकि तीसरी लहर का खतरा, उसके अलावा अलग अलग म्यूटेंट का खतरा, हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। आपका संदेश देश के नाम क्या होगा? यही रहेगा मेरा तो संदेश भी आम लोगों को लिए, अपने घर पर बैठो, कोविड नियमों का पालन करो और अपने आप को स्वस्थ रखो, और दूसरा मास्क पहनो और हर जगह कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाओ, और वो जहां भी हो सके वैक्सीन लगवाने की कोशिश करें ताकि आपको इम्यूनिटी मिल सके। और यही मेरा संदेश रहेगा लोगों के लिए। ईशान जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सरवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि समय की कमी है। समय इस समय वही है क्योंकि हालात वही हैं। खुद को सुरक्षित रहें, तभी पूरा देश सुरक्षित रह पाएगा। आप अपने घर से बाहर ना निकलें, जितना जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। अगर घर से बाहर आप निकल रहे हैं तो मास्क पहनकर जरूर निकलिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो पूरा देश सुरक्षित रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।